नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, हिंदी की क्लास में पहले दिन आपने स्वर समझे थे और बोल के आपने वीडियो भी भेजा और वर्कशीट भी भेजी, मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए, अब अगला पड़ाव है व्यंजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी। तो आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम स्वर बोलते हैं तो वो कंठ से निकलती है ध्वनि जो होती है, तो वो स्वतंत्र होती है, उसके साथ और कोई ध्वनि नहीं आती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं इनके साथ स्वर जुड़ा होता है। ठीक है, इनके साथ स्वर जुड़ा होता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, जब मैं बोल रही हूँ तो आपको अ की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यंजन होता है वो अपने आप में अकेला नहीं होता, उसके साथ स्वर, जो उसकी ध्वनि है स्वर की, वो आती ही आती है। तो स्वर जुड़ा होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते। तो इनके साथ एक स्वर जुड़ा ही होता है। जब मैं बोल रही हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको क, ख, ग, घ, ग, इन सब में अ की आवाज अंत में सुनाई देगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी व्यंजन कैसे उच्चारित होते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है, आप देखिएगा। तो जो ये क वर्ग है, क वर्ग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इनका जो है वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों का। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो अभी हम देखते हैं क वर्ग को कैसे उच्चारित किया जाता है। तो हिंदी में अगर आप देखें तो जो ध्वनियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से निकलती हैं। जिह्वा का स्पर्श होता है मुंह में बहुत सारी जगहें होती हैं, यहाँ पे जिह्वा टकराती है, या प्राण वायु जो हवा हम लेते हैं बाहर निकलती है बहुत तरीकों से। आप देखेंगे या तो वो दांतों से रुकेगी या होठों से रुकेगी। तो आपको इतने आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी। तो ये जो क वर्ग है ये कंठ से ध्वनि निकलती है। आप देखिएगा, क, ख, ग, घ, अंग। आप बोल के भी देखना तो यहाँ पे आपका दबाव पड़ेगा कंठ पे। ठीक है, तो कंठ से ये ध्वनियां निकलती हैं। उसके बाद आ जाते हैं च वर्ग पे। आप देखिएगा, ये जो हमारे मुंह के अंदर तालू होता है, ऊपर जो छत सी एक लगती है आपको ऊपर की तरफ मुंह के अंदर, जब आप यहाँ देखेंगे ये तालवय होता है, तालू। अब जो मैं ये च वर्ग बोलूंगी, आप देखना आपकी जिह्वा का स्पर्श, जिह्वा मतलब जीभ, उसका स्पर्श कहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। च, छ, ज, झ, इय। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको लगेगा हवा टकरा रही है, जिह्वा टकरा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब बोलना होता है आपका उच्चारण तभी गलत होता है क्योंकि आप सब प्लेन सीधा बोल देते हैं, आप देखते नहीं है कि उसको बोलना कैसे है ना। तो ध्यान दीजिएगा उच्चारण की तरफ। एक बार फिर मैं च वर्ग बोलूंगी, च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, तो च, छ, ज, झ, इय। फिर है ट वर्ग, ट, ये मूर्धा से जीभ टकराएगी। मूर्धा, यहाँ पे ये जो आका सख्त सी जगह होती है दांतों के थोड़ी सी ऊपर, वहां पे आपकी जिह्वा टकराएगी। आप देखिएगा, ट, ठ, ड, ध, अण, ट, ठ, ड, ध, अण। बोल के देखिएगा। ठीक है, अब ये त, थ, द, ध, न, ये दांतों के साथ आप देखिएगा, जिह्वा दांतों के साथ हवा आपकी टकराती है, जिह्वा भी लगेगी। आप ध्यान दीजिएगा, त, थ, द, ध, न। बोल के जरूर देखना बेटा, जब तक बोलोगे नहीं आप अच्छे से और स्पर्श नहीं करोगे उन जगहों को जिनको मैं बोल रही हूँ, तो वैसी ध्वनि नहीं निकलेगी।
तो शर्माना नहीं होता है, आपने सिर्फ ध्वनि निकालने की कोशिश करनी है। जैसे इंग्लिश की साउंड्स होती हैं वैसे ही हिंदी की भी होती हैं। तो ये जैसे उच्चारण करेंगे आप वैसे ही निकलती हैं। अगर गलत उच्चारण करेंगे तो आप कभी सुधार नहीं पाएंगे आपकी हिंदी है जो, ठीक है। क्योंकि जब हम जो बोलते हैं ना हम लिखते भी वही हैं, तो हमारी भाषा पे आगे एक क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। तो आपको उसको भूल कर अगर अच्छे से हिंदी सीखनी है तो आपको उच्चारण पे ध्यान देना होगा। अब ये देखिए, ये जो है होठों का काम आएगा। आप इधर देखिए, होठ आपस में टकराएंगे तो ये आवाज निकलेगी, ठीक है। ध्वनि जब आप ये निकालेंगे तो हवा भी बाहर की तरफ आपको लगेगा निकल रही है, ठीक है ना, होठों से टकराते हुए। देखिएगा, प, फ, ब, भ, म। महसूस किया आपने, दोनों होठ जुड़ रहे हैं आपके और हवा निकल रही है। देखिए, प, फ, ब, भ, म। और उसको फ बोलना है, फ नहीं बोलना है। फ तब बोला जाता है जब फ के पैरों में नुक्ता एक बिंदी लगती है, उस वो उर्दू के शब्दों में होता है ऐसा, ठीक है। तो ये प है, फ, ब, भ, म। तो ये जो सारा खेल है ना वो जिह्वा के स्पर्श का और वायु के घर्षण का है, कि वायु कहाँ कहाँ जब बाहर निकलता है, वर्ण कोई व्यंजन जब निकलता है तो हवा कहाँ कहाँ से टकराती हुई बाहर निकलती है और जिह्वा का स्पर्श कहाँ होता है। तो इनको हम जो है स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जिह्वा का स्पर्श और हवा का स्पर्श है, घर्षण है। तो अभी आप थोड़े छोटे हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए, तो इतना याद रखिए कि उच्चारण बिल्कुल सही कीजिए। तो ये एक बार फिर से मैं ये जो 1 2 3 4 5 वर्ग हैं इनके बारे में एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, और ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद हम अगले व्यंजनों की तरफ चलेंगे। क, ख, ग, घ, इ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब ये आपने 25 जो थे स्पर्शी व्यंजन सीख लिए, उच्चारण इनका सही ढंग से कीजिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी अगले व्यंजनों के बारे में। तो अभी हमने जो वर्ग किए थे आपको पता है ना, क वर्ग, च वर्ग, अभी अभी जो ट वर्ग हम करके हटे हैं। उसके बाद इनको वर्गीकरण इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इनका जो बोलने का स्थान है ना, उच्चारण का स्थान है, वो अलग अलग है। पहले तो आपने देखा, पहले कंठ से था, फिर तालु से था, जिह्वा टकरा रही थी, फिर मूर्धा से, फिर दांतों से, फिर होठों से। लेकिन ये सारे जो ये वाले व्यंजन है इनका जो स्थान है, उच्चारण स्थान, वो अलग अलग है, वो एक जगह से नहीं है। इसलिए इनको कोई इनका वर्गीकरण नहीं उनके साथ किया गया। उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जिह्वा एक ही स्थान पर, जैसे क वर्ग में कंठ पे से निकल रही थी आवाज, दूसरे में जिह्वा तालु से टकरा रही थी, फिर मूर्धा से, फिर दांतों से। तो यहाँ पे सब अलग अलग है। जैसे अगर मैं य ले लूं तो ये तालु से जीभ टकराएगी, ठीक है। बोल के देख लेना, जीभ को तालु से ऊपर टकराना है आपने। य आपको खुद लगेगा कि जिह्वा ऊपर टकरा रही है। उसके बाद आ जाता है र, ये दांतों से जीभ टकरा रही है, ठीक है। ल में भी ऐसा ही होगा। अब ये जो व है, ये दांत और होठों दोनों को आपको जिह्वा मारनी पड़े, देखना लगेगी। दांत और होंठ दोनों जुड़ेगी, इसमें जिह्वा नहीं, आप दांत और होंठ देखिएगा ऐसे। व दांत और होठ दोनों का ही इसमें प्रयोग होगा। अब है श। श और ये श, इसमें क्या फर्क है आपको कैसे पता चलेगा? आप जब पढ़ते हैं आपको लगता है ये भी श है, ये भी श है, ठीक है। तो ये श है, यहाँ पे जिह्वा तालु से लगेगी, श। और यहाँ पे मूर्धा से, ये जो दांतों के ऊपर का सख्त हिस्सा है वहां पे जीभ लगाएंगे आप। यहाँ पे श, श, स और ह। ये जो स है, ये आप जब बोलते हैं स, तो इस पे भी ध्यान दीजिए, दांतों के साथ
इसका उच्चारण स्थान दांत, जिह्वा से स टकराएगी, और ह कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं इनका उच्चारण कर देती हूँ। य, र, ल, व, श, श, स, ह। हमेशा याद रखना है, इसके और इसके उच्चारण में फर्क है। जब आप श बोलते हैं, जिह्वा तालू से जाके थोड़ा सा टकराएगी, और यहाँ पे मूर्धा से, ये सक जो स्थान है वहां पे। ठीक है, तो अब यहां तक तो हमारे व्यंजन खत्म हो गए। 33 होते हैं व्यंजन बच्चों। कल मैंने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं, और 2 जो होते हैं अह, वो अयोगवाह होते हैं, ना वो स्वरों में गिने जाते हैं ना व्यंजनों में गिने जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां तक ह तक, क से लेकर ह तक जो आपके व्यंजन हैं वो 33 हैं। ठीक, 33 संख्या। अब आप बोलेंगे इनको मैंने अलग लिखा है, क्यों? क्योंकि ये व्यंजन नहीं, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे क्ष है, क और श से मिलकर बना है। ठीक है, क और श, क की आदि ध्वनि है, श की आदि ध्वनि इसमें जुड़ी है षटकोण वाला। ठीक है, त्र, त और र। अब ज्ञ में आप बोलोगे ग और य होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर हम संस्कृत के नियमों से चले तो ये ज और इ से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको अब हम त्रुटि करते हैं बोलने में, लेकिन अब जो भाषा है वो बिल्कुल हिंदी भाषा है, जो वो बदल चुकी है अब, यानी कि अशुद्ध होती जा रही है। संस्कृत में यहाँ ये ज और इ से मिलकर बना है। ठीक है, ज और इ। ठीक है, और ये श्र, ये श शलगम वाला, श और र दोनों से मिलकर बना है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। ये केवल व्यंजन थे, ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ जाना, इसमें 2 व्यंजन जुड़ गए हैं आपस में। आपने संयुक्त परिवार सुना होगा, है ना? एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। तो ये जॉइंट होके बने हैं, 2 व्यंजन इसमें जॉइंट हो गए हैं। तो अभी तक आपने स्वर और व्यंजन यहाँ पे देख लिए। अब आपने आगे मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक और 2 इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, अड़ और अढ़, जिसमें आप नीचे बिंदी लगा देते हैं। ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये भी आपने देखे होंगे ना। ड ढ तो आपने पढ़ लिया, ये अड़ और अढ़ है। ठीक है, तो इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। इसमें हाँ, आपको आपने देखा है जीभ जो है एकदम बाहर की तरफ आती है, ऐसे धकेली जाती है, जैसे धक्के से बाहर आती है। तो देखना आप, अड़ और अढ़ जब आप बोलते हैं, जीभ गोल भी होती है, ऐसे गोल होती है जीभ, अड़ अढ़, तो जीभ गोल सी होती है और हवा बाहर की तरफ आती है। तो आप ध्यान से ये सारे व्यंजन अच्छे से उच्चारण करेंगे, इनका बहुत अच्छे से उच्चारण करेंगे। तो बेटा मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, वर्णमाला में मैं बताना चाहती हूँ कि 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण की वर्णमाला है पूरी, जिसमें आपको मैंने पहले स्वर बताए, उसमें योग वाह बताए, उसके बाद मैंने व्यंजन बताए, फिर संयुक्त व्यंजन बताए, उत्क्षिप्त व्यंजन बताए। तो यहाँ तक ये मिलाकर 52 वर्णों की वर्णमाला होती है। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, और कोई भी समस्या आएगी तो पूछने से हिचकिचाएंगे नहीं। धन्यवाद।